हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के लिए पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस, वो भी यूनिट नंबर 3 यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जो एग्जाम सितंबर 22 में हुआ था, जिसको जून 22 भी कहा जाता है, उस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट 2 का एग्जाम। जो शिफ्ट 1 में हुआ था यानी मॉर्निंग में जो एग्जाम हुआ था, उसके सारे क्वेश्चन जितने भी आए हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से वो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट की वीडियोस में, और आज हम करने वाले हैं इवनिंग शिफ्ट के लिए। तो अगर इस पूरे पेपर को एक बार एनालाइज किया जाए तो इस पेपर में यूनिट 3 से पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चन आए हैं और पार्ट सी के अंदर 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये 4 क्वेश्चन करने वाले हैं और लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ये 6 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन इज इनकरेक्ट। यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट देके रखी है डीएनए रेप्लिकेशन के रिगार्ड में और पूछा है उनमें से गलत कौन सा है। तो देखिए, फर्स्ट में लिखा है, वंस डीएनए रेप्लिकेशन कमेंसेस इट ऑलवेज कंटिन्यू अनइंटरप्टेड अंटिल द एंटायर प्रोसेस इज कंप्लीट। यदि एक बार रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है तो जब तक पूरे स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन ना हो जाए तब तक रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है रुकती नहीं है। ये लिखा है अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? देखिए, हम सभी जानते हैं क्रोमोसोम जो होता है उसका जो एंड वाला पार्ट होता है उसको हम टीलोमियर बोलते हैं, और टीलोमियर की रेप्लिकेशन के लिए हमें अलग से एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। यानी हमारे सेल में जो बाकी का सभी डीएनए है उसका रेप्लिकेशन अलग तरीके से होता है और ये जो टीलोमर है इसका रेप्लिकेशन अलग तरीके से होता है। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि एक बार स्टार्ट हो गया है रेप्लिकेशन तो वो सारा करके ही हटेगा, क्योंकि टीलोमर के लिए अलग से प्रोसीजर होता है, रेप्लिकेशन के लिए अलग से एंजाइम बुलाए जाते हैं। या फिर दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मान के चलो डीएनए है जिसका रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें कोई डैमेज है, तो ऐसा नहीं है कि उस डैमेज वाले जो पार्ट है उसका भी रेप्लिकेशन कर दिया जाएगा। नहीं, रेप्लिकेशन को रोका जाता है, फिर उस डैमेज को ठीक किया जाता है, फिर रेप्लिकेशन को कंटिन्यू किया जाता है। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि रेप्लिकेशन एक बार स्टार्ट होने के बाद फिर रुकता ही नहीं है, मतलब कंप्लीट करने के बाद ही रुकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और पूछा भी हमसे क्या है, गलत ही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1। एक बार इनको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, यूकैरियोटिक जीनोम रेप्लिकेट फ्रॉम मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल सही है। यूकैरियोट का जो डीएनए होता है वो काफी लेंथी होता है, तो उसका रेप्लिकेशन जल्दी जल्दी हो सके तो वहां पर बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जहां से रेप्लिकेशन को स्टार्ट किया जा सकता है, जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो यूकैरियोटिक जीनोम के अंदर बहुत सारी ओराइसी या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड में लिखा है, ए कंसेंसस सीक्वेंस फॉर द ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैज बीन आइडेंटिफाइड इन सैक्रोमाइसिस सर्विशियस, जिसको हम यीस्ट भी बोलते हैं। यीस्ट का साइंटिफिक नेम ये होता है। तो लिखा है, यीस्ट के अंदर हमें एक ऐसा सीक्वेंस मिला है जो एक्ट करता है ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की तरह। ठीक है, कंसेंसस सीक्वेंस का मतलब है एक ऐसा सीक्वेंस जो हर बार चेंज नहीं हो जाता है, सेम ही रहता है, उसको कहा है कंसेंसस सीक्वेंस। और ये बात बिल्कुल सही है। जैसे देखो यहाँ लिखा है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, जिसको ARS कहते हैं, फंक्शन एज अ रेप्लिकेशन ओरिजिन इन सैक्रोमाइसिस सर्विशियस। ARS कंटेन एन एसेंशियल 11 बेस पेयर ACS, जिसका फुल फॉर्म है ARS कंसेंसस सीक्वेंस एलिमेंट। यानी देखो, मान के चलो ये ARS है, ये क्या है, ARS है कंप्लीट, यानी क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। यहां पर भी 11 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है जो यीस्ट के अंदर मिला है, जहां से रेप्लिकेशन का स्टार्ट माना जाता है कि यहां से इनिशिएशन होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है जो यहां पर लिखी है। देखिए, फोर्थ में लिखा है, बोथ फुल्ली मिथाइलेटेड एज वेल एज नॉन मिथाइलेटेड ओराइसी कैन इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन व्हाइल हेमी मिथाइलेटेड ओराइसी डज नॉट। यानी एक ऐसा डीएनए जो फुल्ली मिथाइलेटेड है, उसके दोनों स्टैंड पर मिथाइलेशन हो रखा है, और एक ऐसा है जिसके किसी भी स्ट्रैंड पर मिथाइलेशन नहीं हो रखा है, वो दोनों ही रेप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा स्ट्रैंड जिसके एक स्ट्रैंड पर, यानी एक ऐसा डीएनए जिसके एक स्ट्रैंड पर तो मिथाइलेशन है लेकिन दूसरे पे नहीं है, वो रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रैंड ये है, एक ये है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर एक स्ट्रैंड ये है, एक ये है, दोनों पर मिथाइलेशन हो रखा है, नीचे भी ऊपर भी, तो इसको कहेंगे फुल्ली मिथाइलेटेड। फिर इसका रेप्लिकेशन जब होता है तो हमें पता है रेप्लिकेशन का नेचर कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। यानी जो नया बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड होता है पेरेंट्स का और एक बनता है नया। तो उसमें जो पेरेंट्स वाला है उस पर तो मिथाइलेशन है, लेकिन जो नया बना है उस पर मिथाइलेशन नहीं है। सेम ऐसे यहाँ पर होगा, तो उसे हम कहते हैं हेमी मिथाइलेटेड डीएनए।
तो यहाँ पर रेप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इंडिकेशन करता है कि यहाँ पर एक नया है, एक पुराना है। तो ये जो नया है अभी तक बिल्कुल पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है एक नया डीएनए बनाने के लिए। तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है, फिर उन दोनों ही स्ट्रैंड पर, पहले पर इस पर तो था ही, इस पर भी ऐड कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है फुल्ली मिथाइलेटेड। अब ये रेडी है फॉर द रेप्लिकेशन, यानी कि जब आगे रेप्लिकेशन होगा तो अब हो सकता है, क्योंकि ये फुल्ली मिथाइलेटेड हो चुका है। यहाँ पर भी ऐसे लिखा है कि जो फुली मिथाइलेटेड होता है वो क्या कर सकता है, डीएनए को रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सकता है। हालांकि जो नॉन मिथाइलेटेड होता है वो भी कर सकता है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नई थी तो मैंने अपने नोट्स में ऐड कर ली है। अगर आपके लिए भी ये बात नहीं है तो आप भी ऐड कर सकते हैं कि फुल्ली मिथाइलेटेड हो या फिर नॉन मिथाइलेटेड हो, दोनों ही रेप्लिकेशन कर सकते हैं और हेमी मिथाइलेटेड नहीं कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको एक टेम्पलेट दिया हुआ है जो एक्ट कर रहा है फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस, यानी ये डीएनए का वो स्ट्रैंड है जिसको कॉपी करके बनता है लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो नीचे दिया गया है ये है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो प्राइमेज होता है, जो डीएनए प्राइमेज है, वो कहां पर एक्ट करके एक प्राइमर बनाएगा। वो ए पर एक्ट करेगा या फिर बी पर करेगा या फिर सी पर करेगा या फिर डी पे करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो कैसे, जैसे देखो हमारे पास ये एक रेप्लिकेशन बबल होता है, यानी जहां पर रेप्लिकेशन हो रही होती है ये रेप्लिकेशन बबल है। ये ORIC होता है जहां से रेप्लिकेशन का स्टार्ट होता है। ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम। अब अगर ये 3 है तो ये 5 होगा और ये 3 प्राइम होगा। अब सबसे पहले एक प्राइमर यहां पर बनता है। ये प्राइमर जैसे ही बनता है तो इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देता है। हम सभी जानते हैं कि रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करती है, तो यहाँ 5 प्राइम होता है और ये साइड मूव कर रहा होता है। यहां बात करें तो फिर से एक प्राइमर बनता है, वेट, यहां पर अगर बात करें तो एक प्राइमर बनता है और ये प्राइमर फिर ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि यहां से रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर बात करें यहां की तो देखो यहां बनेगा एक प्राइमर और ये प्राइमर बनने के बाद ऐसे मूव करता है। ठीक है, यहां पर भी अगर बात करें तो प्राइमर यहां बनेगा और ऐसे फॉर्मेशन स्टार्ट होगी डीएनए की। अब जैसे ही रेप्लिकेशन बबल जो है और ज्यादा ओपन होता है तो फिर देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है। ये और ज्यादा ओपन मैंने कर दिया है, तो अगर जितना पहले बना था तो यहां प्राइमर था, इसने इतना बना लिया था, यहां प्राइमर था, इसने इतना बना लिया था। ठीक है, यहां अगर बात करें तो यहां प्राइमर था, इसने इतना बनाया था और यहां प्राइमर था, इसने इतना बना लिया था। ठीक है, ये बात मैंने यहां तक बताई है। ठीक है, अब ये जैसे आगे ओपन होता है तो ये पोर्शन खाली होगा, ये खाली होगा, यहाँ पर ये खाली होगा, यहाँ पर ये खाली होगा। अगर यहाँ सिंथेसिस की बात करें तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे मूव करता रहेगा और ये कंटिन्यूअसली ऐसे मूव करता रहेगा। तो ये स्ट्रैंड जो होता है कंटिन्यूअसली मूव करता है, इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। यहाँ पर देखो ये तो बन चुका है। अब ऐसा तो नहीं ना कि प्राइमर ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा, यहां से सिंथेसिस होगा, नहीं, यहां हम एक नया प्राइमर बनाना होगा, फिर ये सिंथेसिस होगी। यहां पर हमें एक नया प्राइमर बनाना होगा, फिर सिंथेसिस होगी, ऐसे होता है। तो ये फ्रेगमेंट में बनता है जिसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो ये 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम था, ये 3 प्राइम था और ये 5 प्राइम था। तो आपने एक बात नोटिस की होगी यहाँ पर कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की अगर बात करते हैं तो हमेशा जो प्राइमेज होता है या फिर जो प्राइमर बनता है वो 3 प्राइम के साइड में बनता है, यानी यहाँ पर बना है और देखो यहाँ पर भी यहाँ बना है। ठीक है, अब बनता यहाँ पर है और मूवमेंट की साइड होती है 5 प्राइम के साइड होती है, बना यहाँ पर है, मूव करता है इस तरीके से। ठीक है, अगर ये बात समझ आई है तो देखो इस डायग्राम में समझते हैं कि कहाँ पर प्राइमेज एक्ट करेगा। तो देखिए इस डायग्राम में, हाँ यहाँ देखो ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम। तो हमने कहा है कि 3 प्राइम के साइड प्राइमर बनता है, ठीक है, और मूव की साइड करता है 5 प्राइम की साइड, यानी बनेगा इधर और मूव करेगा इधर। तो अब सबसे पहले बात करते हैं ए पर। यदि यहां बनेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, यहां बनेगा तो मूव ऐसे थोड़ा ना करेगा, ये तो कंप्लीट हो ही चुका है। बी की अगर बात करें तो यहां बन गया है, मूव की साइड करना है 5 प्राइम के साइड, तो ये मूव नहीं करेगा क्योंकि ये कंप्लीट बन चुका है, तो बी पर भी एक्ट नहीं करेगा। सी पर अगर यहां बनेगा तो मूव की साइड करना है इस साइड, लेकिन ये तो बन चुका है तो यहां पर भी नहीं करेगा, वो एक्ट करेगा डी पर, यानी यहां प्राइमेज एक्ट करेगा, प्राइमर बनाएगा, फिर ये सिंथेसिस स्टार्ट होगी। ठीक है, तो डी साइट पर प्राइमेज एक्ट करेगा और यहां प्राइमर बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन इन वन और मोर कोर हिस्टोन दैट आर नोन टू बी एसोसिएट विद डीएनए रिपेयर पाथवे आर। यानी देखो यहां पर लिखा है डीएनए रिपेयर पाथवे, यानी डीएनए में कोई डैमेज हुआ है और हमें उसे रिपेयर करना है। उसे रिपेयर करने के लिए हमें इस हिस्टोन प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना होगा।
ये जो वर्ड दिया हुआ है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का मतलब होता है जब प्रोटीन बन जाता है उसके बनने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन करना, कुछ चीजें ऐड करना, कुछ वहां से रिमूव करना, उसे बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। तो यहां हमें कोर हिस्टोन का मॉडिफिकेशन करना है, किस रिगार्ड में? इस डीएनए को रिपेयर करने के रिगार्ड में। तो देखो किस तरीके से इस बात पर हम समझेंगे। यहां देखो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में हिस्टोन का अगर हमें करना है तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मिथाइलेशन भी कर सकते हैं, फॉस्फोराइलेशन भी कर सकते हैं, एसिटाइलेशन भी कर सकते हैं, यूबिक्विटिनेशन भी कर सकते हैं, सुमोलाइलेशन भी कर सकते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन भी कर सकते हैं और एडीपी राइबोसाइलेशन भी कर सकते हैं। ये सब कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि करना क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से ये चीजें की जाती हैं। ठीक है, तो अब हमें सिचुएशन देके रखा है कि डीएनए को रिपेयर करना है, तो कौन सा मॉडिफिकेशन हमें करना होगा। तो देखो ये हिस्टोन का स्ट्रक्चर है, मान के चलो इस साइट पर डीएनए को हमें रिपेयर करना है, तो सबसे पहले हमें इस डीएनए को इस हिस्टोन से हटाना होगा, फिर उसे ओपन करना होगा। तो यानी हमें यहां से इस हिस्टोन को हटाना है, रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे किया जाता है? इस हिस्टोन पर बहुत सारे यूबिक्विटिन को ऐड कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे सेल के अंदर एक मशीन होती है जिसका नाम है 26 प्रोटोजोमल मशीन। उसका काम बस ये होता है, ये देखते रहना पूरे सेल में कि किस पर बहुत सारे यूबिक्विटिन लगे हैं। जिस पर भी लगे होते हैं वो उसे पकड़कर डिग्रेड कर देता है। इसीलिए हमको क्या करना है, स्टोन को डिग्रेड कराना है। तो स्टोन पर बहुत सारे यूबिक्विटिन लगा दिए जाते हैं ताकि वो मशीन आए और स्टोन को डिग्रेड कर दे। जैसे ये डिग्रेड होंगे तो हमारा डीएनए फ्री हो जाएगा, उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यूबिक्विटिनेशन एट स्पेसिफिक लाइसिन रेजिड्यू। ये भी आपको बात याद रखनी है कि जो लाइसिन अमाइनो एसिड होता है उस पर ही इस यूबिक्विटिन को ऐड किया जाता है जिससे कि उसका डिग्रेडेशन हो सके। तो सही आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाइनो एसिड आर्जिनिन इज इनकोडेड बाय 6 कोडोन। यहाँ पर आपको 6 कोडोन देके रखा है और कहा है कि ये 6 के 6 कोडोन किसको कोड करते हैं? आर्जिनिन को। आगे लिखा है इनोसिन इज नॉट एन ऑप्शन इन टीआरएनए एंटीकोडोन, यानी वो टीआरएनए जो आर्जिनिन को ट्रांसफर करेगा अगर उसके एंटीकोडोन वाले पोर्शन में इनोसिन ना हो तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टीआरएनए दैट वुड बी सफिशिएंट टू रीड दीज कोड। तो हमें कितने टीआरएनए की रिक्वायरमेंट होगी जो इन सभी 6 कोडोन को रीड कर सके, और मिनिमम आपसे पूछा है, मिनिमम नंबर आपको बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है बबल पेयरिंग से। अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में, देखो मैं बता देती हूँ। बबल पेयरिंग में क्या होता है, जो एंटी कोडोन वाला पोर्शन है टीआरएनए का, जो कोडोन वाला पोर्शन है एमआरएनए का। तो होता कैसे, जैसे देखो ये एमआरएनए है यहाँ पर और ये आता है टीआरएनए, ये आता है टीआरएनए। तो टीआरएनए का ये वाला पोर्शन है एंटीकोडोन और ये वाला पोर्शन है कोडोन। तो ये बात किया हुआ है टीआरएनए के एंटीकोडोन का जो यहाँ पर लिखा है, और ये बात की गई है एमआरएनए के कोडोन वाला पोर्शन का। तो यदि एंटीकोडोन में यू है तो वो रीड करेगा ए को और जी को, दोनों को रीड कर सकता है। अगर सी है तो वो जी को रीड करेगा, अगर ए है तो वो यू को रीड करेगा, अगर जी है तो वो यू और सी को रीड कर सकता है, अगर आई है यानी इनोसिन है तो वो यू सी और ए को रीड कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि इनोसिन नहीं है तो इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको ये 6 कोडोन दिए हैं और पूछा है कितने टीआरएनए की रिक्वायरमेंट है जो इनको रीड कर सके। तो चलिए इसका देखते हैं कि कितने टीआरएनए की हमें रिक्वायरमेंट होगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने एक टीआरएनए लिया है और ये इसका एंटीकोडोन वाला पोर्शन है। एंटीकोडोन में मैंने लिया कि यहाँ पर जो कोड है वो है जी है और यहाँ पर क्या है, सी है और यहाँ पर भी जी है। ठीक है, तो बताइए किस किस को रीड कर सकता है? ये जो जी है ये किस किस को रीड कर सकता है? अभी हमने देखा है जी रीड कर सकता है यू को और सी को। तो देखो ये इसको भी रीड कर लेगा, ठीक है, और ये इसको भी रीड कर लेगा, क्योंकि लास्ट वाला जी यू को भी रीड कर सकता है और सी को भी। तो ये एक ही टीआरएनए इन दोनों कोडोन को रीड कर सकता है। जी का आ जाएगा सी का आ जाएगा जी, और ये जी किसको करेगा? यू को करेगा और सी को भी करेगा। तो एक टीआरएनए ने 2 को कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो नेक्स्ट में क्या होगा, मैंने फिर से एक टीआरएनए लिया और इसके एंटीकोडोन में मैंने लिया है, यहाँ पर जी लिया है और यहाँ पर सी लिया है और यहाँ पर मैंने यू ले लिया है। अब बताइए किसे किसे रीड करेगा? देखो जी है तो सी को कर लेगा, सी है तो जी को कर लेगा, यू है तो हमें पता है यू किसे कर सकता है? ए को भी कर सकता है और जी को भी कर सकता है, तो ये इसको भी कर लेगा। ठीक है, यहाँ इसकी बात करें तो जी ने सी को किया है, सी ने जी को किया है और यू जो है ए को भी कर सकता है और जी को भी कर सकता है। तो यानी ये सिंगल टीआरएनए इन दोनों को रीड कर लेगा। तो यहाँ पर भी इसने सिंगल ने 2 को रीड किया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। फिर से मैंने एक टीआरएनए लिया, इसका एंटीकोडोन लिया। इस एंटीकोडोन में मैंने क्या लिया है? यू लिया है, ठीक है, और जी के लिए मैंने
सी ले लिया है और आगे लिखा है ए और जी, यानी मैंने यू। देखो अब यू लिया है, सी लिया है, यू लिया है, ये यू क्या करेगा, इसको कोड करेगा, ठीक है, सी इसको करेगा, और ये जो यू है ये ए को भी कर सकता है और जी को भी कर सकता है, ये दोनों सेम ही है। तो बस हमें लास्ट का देखना है, ए को भी कर सकता है और जी को भी कर सकता है। तो ये अकेला टीआरएनए इन दोनों को भी रीड कर सकता है। तो देखो कितने टीआरएनए की रिक्वायरमेंट हुई है, एक ये है जो इन दोनों को कर लेगा, एक ये जो इन दोनों को करेगा, एक ये जो इन दोनों को करेगा। यानी इन 6 कोडोन को रीड करने के लिए हमें 3 टीआरएनए की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3rd यानी 3। तो ये क्वेश्चन लास्ट था जो कि पार्ट बी से आया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।